हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई साहब क्या तड़कता फड़कता एपिसोड होने वाला है ये, क्योंकि भाई कंट्रोवर्सीज और हमारे पास इतनी बेहतरीन इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो तुम वीडियो में एंड तक बने जरूर है ना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एक कंट्रोवर्शियल कन्फ्रंटेशन की। भैया आंख से आंख मिला ली गई है यहां पर, वो भी उन दो जनों के बीच में जहां पर इस समय तो इमोशनल प्यार होना बनता था। अब देखो कल यहां पर लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम का मैच हुआ, जिसपे अलग से हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि भाई कैसे यहां पर लिवरपूल के क्वाड्रुपल पे खुद ही किसी ने कट्टा चला दिया। लेकिन होता यहां पर यह है कि साला एक बार फिर से स्टार्टिंग 11 से गायब होता है और पिछले 6 मैचेस में तीसरी बार था। ऐसे में यहां पर ऑलरेडी कुछ अपडेट्स आ रही थी, कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन जब तक मतलब खुद साला से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, खुद क्लॉप ने भी इसको ज्यादा भाव नहीं दिया था, इसलिए यहां पर इसको ज्यादा तूल नहीं मिला कि भाई आपका सबसे महंगा मतलब आपका सबसे अनमोल रत्न, आपका सबसे बड़ा गेम चेंजर इस आधे पिछले 6 में से आधे गेम्स में बाहर बैठा हुआ है। लेकिन होता यहां पर यह है कि वेस्ट हैम और लिवरपूल जो कि ऑलरेडी काफी टेंस्ड गेम में चल रहा था, लेकिन लिवरपूल उस टाइम पे बढ़त बनाई हुई थी। ऐसे में यहां पर साला को जब लाया जाता है तो पिच ये टच लाइन पे यहां पर कुछ तू मैं हो जाती है, जिसमें डेफिनेटली साफ दिखता है कि क्लॉप यहां पर सबसे पहले हैंडशेक के लिए जाते हैं, लेकिन साला उसको इग्नोर करते हैं। इसके बाद जब फाइनली क्लॉप फिर से अपना हाथ बढ़ाते हैं तो साला उसको मिलाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ होता है, कुछ बात किया जाता है। और यहां पर इसके मतलब देखो ऐसा है, किसी ने सुना तो है नहीं, और डेफिनेटली इसकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल नहीं है कि एक्चुअली में इनके बीच में बोला क्या गया था। बाद में दोनों में से किसी ने बताया भी नहीं कि भाई एक्चुअल बात क्या हुई थी। लेकिन यहां पर अगर आप थोड़े से सोशल मीडिया हैकर्स की अगर आप बात करोगे तो मैं तुमको उनका ही वर्जन बता देता हूं। अब देखो काफी वर्जन थोड़े से हवा में है, लेकिन एक वर्जन जो बहुत रियलिस्टिक लगा उसमें यह बताया गया था कि डेफिनेटली साला इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि उनको मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में बाहर बिठाया जा रहा है। साथ ही साथ उनको इस चीज से भी खुशी नहीं थी कि यहां पर उनको इतना लेट सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। ऐसे में यहां पर उन्होंने क्लॉप ने उनको कुछ कहा था और उसके बाद साला ने यहां पर काफी एग्रेसिवली और काफियों के हिसाब से थोड़ा डेरोगेटरी तरीके से या फिर जेस्चर में क्लॉप को पब्लिकली कुछ कह दिया। मतलब अब पब्लिकली ऐसा नहीं कि सबको सुनाई देगा, बट सबको दिखाई तो देता है, उसको पता है कि कैमरा उस पे होगा तो डेफिनेटली यहां पर खबरें बनेंगी। लेकिन जितना तूल इस पूरे मुद्दे ने पकड़ा ना, आई थिंक उससे ज्यादा तूल तो तब पकड़ लिया गया जब यहां पर आगे इनसे पूछा जाता है। अब देखो यहां पर जब क्लॉप से चीज पूछी जाती है तो क्लॉप ने बिल्कुल क्लियर कट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा कि यह बात मेरे और साला के बीच में थी और ड्रेसिंग रूम में इसको निपटा लिया गया है, तो मेरे लिए तो बात यहीं खत्म होगी। जब साला से पूछा गया तो साला रुका नहीं, बल्कि साला ने जाते जाते ये बोल दिया अगर मैंने आज कुछ बोल दिया तो यहां आग लग जाएगी। इसके बाद एथलेटिक के रिपोर्ट ने वहीं उस मोमेंट पे एक बार फिर से इस चीज को रीट्रेट करा कि तू सही में आग का वर्ड यूज कर रहा है, और उसने कहा कि ऑफ कोर्स, मतलब जो भी था वो सोच समझ के बोल रहा था, हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं बोल रहा था। पहला रिएक्शन, अगर ये जोजे मोरिनियो या एंटोनियो कॉन्टे टाइप मैनेजर होता ना, कच्चा चबा जाता साला को। दूसरी चीज देखो, अगर इस समय सोशल मीडिया पे आप जाओगे तो डेफिनेटली जर्गन क्लॉप के पास एक बहुत बड़ा सिंपैथी वाला एक प्यार है, एक रिस्पेक्ट है कि भाई जा रहा है 7-8 सालों बाद। लेकिन मेरे को इस चीज में लॉजिकली थोड़ा सा देखना पड़ता है। देखो सही बात तो यह है कि जब तक हमको साला की साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता चलेगी और खुद क्लॉप ने भी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी का बताई, तब तक आप कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। दूसरी चीज, आई थिंक यहां पर साला की जितनी गलती, अब गलती है कि नहीं उस पूरे रिएक्शन में, वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन साला ने उसके बाद जो अपना रिप्रकशन दिखाया, जो रिएक्शन दिखाया, वो तो बहुत अननेसेसरी था। आप डेफिनेटली यहां पर पब्लिक में आके अपने मैनेजर को कह नहीं सकते, मोर सो तब तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते जब आपने पिच पे कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। अगर हम अपनी इस साइड ऑफ द स्टोरी की ही बात चले कि वो खुश नहीं है अपने सब्स्टिट्यूशन से, तो उसने आके करा क्या, और इससे पहले भी जितने गेम मिले उसमें उसने क्या करा। अब देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि साला पे आप पूरा ब्लेम डाल सकते हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि अगर आप मार्कस रैशफोर्ड की गांड ले सकते हो तो थोड़े चुत्तड़ पे स्पैंक तो साला के भी बनते हैं ना, बनते तो हैं। लेकिन खैर इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी लियोनल अंकारा सेक्सी मेसी की। देखो मेसी ने आज यहां पर न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन के अगेंस्ट 2 गोल मारे और अब यहां पर 7 गेमों में 9 गोल हो चुके हैं। एमएलएस के नए सीजन में लियोनल मेसी बिना पंख के सुपरमैन की तरह उड़े जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर आज मैं इस एपिसोड में स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले रीसेंट टाइम में ना मीडिया में लियोनल मेसी और एमएलएस के रिगार्डिंग कुछ अलग चल रहा है और इस पे बात करना जरूर बनता है। अब देखो जहां पर Could you try again? अरे तू थोड़ा सा गांडू है क्या, छिपकली की
MLS और लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग जो इस समय डिबेट चल रहा है ना, देखो एक सेक्शन वो है जो हमें मेरे को लगता है भरमार है, भीड़ है, जो कि काफी इंप्रेसिव है कि लियोनेल मेसी ना ही सिर्फ शाइन कर रहे हैं बल्कि MLS और खुद को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। मेसी का ये रूप किसी को चाहिए था या नहीं चाहिए था ये तो पता नहीं है, लेकिन मेसी अपने आप को एंजॉय कर रहा है उनके फैंस के लिए और न्यूट्रल फैंस के लिए, इससे बढ़िया क्या चीज है। यही चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रेफरेंस में भी कही जाती है। लेकिन एक तरफ यह है कि अब काफी लोग इस चीज पे क्रिटिक कर रहे हैं कि एक मिनट लियोनेल मेसी जो कर रहा है वो इतना स्पेशल भी है नहीं। देखो लियोनेल मेसी के हर एक गोल के MLS में ऐसा बवाल किया जा रहा है कि पता नहीं क्या देख लिया है, सातवां अजूबा। अरे भैया ये वो प्लेयर है जिसने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाया सिंगल हैंडेडली, मतलब नॉट सिंगल हैंडेडली बट स्टिल बहुत बड़ा रोल निभाया है। ऐसे में लियोनेल मेसी इंटर मियामी में जो कर रहा है उस पर इतना बवाल काटने की क्या जरूरत है। ठीक है चल रहा है, लेकिन सबको पता है कि MLS का फुटबॉल बहुत लो लेवल फुटबॉल है। इसके बाद भाई यहाँ पर डिबेट चल रही है बहुत ज्यादा, कुछ लोग मेसी को सही में ही तोड़ रहे हैं, कुछ लोग मेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसके रिगार्डिंग मेरा यहाँ पर रिएक्शन और बिल्कुल स्टैंड बहुत सिंपल है। देखो यार मैं रोनाल्डो फैन हूं तो डेफिनेटली रोनाल्डो का गोल अल नसर में आए तो मेरे को तो वो भी स्पेशल लगता है। ठीक है मैं मानता हूं कि यहाँ पर सऊदी का फुटबॉल काफी लो लेवल है, लेकिन अगर मैं एज अ रोनाल्डो फैन रोनाल्डो के हर गोल को एंजॉय कर सकता हूं, तो अगर मैं लियोनेल मेसी के गोल्स को एंजॉय नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं एज अ फुटबॉल फैन मेरे डबल स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है तो मैं इस चीज को, और दूसरी चीज मैं इस चीज को जरूरी समझता ही नहीं हूं। आई थिंक ये पॉइंट, ये क्वेश्चन चला ही गया है कि MLS और सऊदी फुटबॉल का लेवल लो है। अरे किसको पड़ी है भाई, और पर्टिकुलरली मैं रोनाल्डो को तो चलो एक बार साइड कर देते हैं, मेसी के कंफर्म में बोल देते हैं ना रेफरेंस में, भाई वर्ल्ड कप जीत लिया और क्या चाहिए, फुटबॉल कंप्लीट कर लिया और क्या चाहिए। अगर मेसी आज के टाइम पर रिटायर भी हो जाए तो कुछ रह थोड़ी जाएगा। वो फिर भी अगर अपने फैंस को एक क्लिप दे रहा है, अगर वो एक लीग को अपनी उंगलियों पे यहां पर ऊपर उठा रहा है, तो काहे की गांड जल रही है भाई, जलने वाली बात है क्या। और जिसको जल रही है तो वो बोरो प्लस लगा ले। खैर इसी के साथ यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी लेवरकूजन की। और भाई 90 मिनट के बाद इस क्लब ने इस सीजन 17 गोल स्कोर किए हैं। अबे क्या रियल मैड्रिड से क्लासेस ले रहे हो क्या है? कार्लो एंसेलोटी के साथ बैठ के हुक्का फूकते हैं क्या ये लोग? भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि लेवरकूजन के दिमाग में, मतलब दे आर DFB पोकल के फाइनल में है वो यहां पर इस समय यूरोपा कप के सेमीफाइनल में रोमा के अगेंस्ट जाएंगे, बुंदेसलीगा कर दिया, अगर अनबीटेबल इनविंसिबल होके ट्रेबल उठा लिया तो क्या ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट नहीं हो जाएगी फुटबॉल हिस्ट्री की, जो आज तक कोई नहीं कर पाया? क्या कहीं ना कहीं यहां पर ये ऑलरेडी अपने मोमेंट्स को, मतलब तुम सोचो अगर तुम एक लेवरकूजन फैन हो, तुमको सीजन में 17 से ज्यादा गोल देखने को मिले 90 मिनट के बाद। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी इतने ही गोल खाए हैं 90 मिनट के बाद, मारे नहीं है, मारते तो वो है ही नहीं। जिस पर भी बात करेंगे टकले के सर पे भी लगाऊंगा मैं हेड एंड शोल्डर्स का कंडीशनर। लेकिन लेवरकूजन के बीच में जो मेंटालिटी है ना, ये उनके स्क्वाड की बदौलत है, उनके फैंस की बदौलत है, या फिर उनके मैनेजर की बदौलत है, लेकिन जो भी ये मेंटालिटी है ना, अगर इसको छोड़ के वो किसी और बड़े क्लब में चले जाता ना तो बेवकूफ़ी वाली हरकत होती है। और जाबी अलोंसो बेवकूफ़ नहीं है हेड एंड शोल्डर्स की तरह। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब दो बेहतरीन क्लब्स की जो फुटबॉल का नाम रोशन कर रहे हैं, और इसीलिए तो पॉपुलर नहीं हो रहा फुटबॉल, इसीलिए पॉपुलर नहीं हो रहा। कोई कहता है फुटबॉल कैसा दिखता है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम दिखा देते हैं, वो कहते हैं फुटबॉल तो चूतिया दिखता है। बट खैर यहां पर अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बर्नली की, गेम ठीक था, एंटरटेनिंग था, होना भी था, क्योंकि एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। ठीक है, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड एंटरटेनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलते हैं, जैसा टेन हैग कहता है कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग। ठीक है, वो एंटरटेनिंग वो प्रीमियर लीग में हो सकता है क्योंकि चैंपियन लीग में घुसने नहीं देंगे। ठीक है, तो चैंपियन लीग का नुकसान है, लेकिन एंटरटेनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके हाथों में ज्यादा कुछ होता नहीं है, उनके पास की कुछ है नहीं ज्यादा। बट बर्नली भी एंटरटेनिंग कर देती है क्योंकि देखो कायदे से तो बर्नली के हाथ में भी ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर गेम की डिफॉल्ट सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी कंट्रोल में होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद बर्नली अपना प्रेसिंग स्ट्रक्चर दिखाती है। और यही चीज तो है कि बर्नली आज रेलीगेशन में फाइट कर रही है क्योंकि उनके पास पता है प्रॉब्लम क्या है, उनका सब बढ़िया है, उनका प्रेसिंग स्ट्रक्चर बढ़िया है, पासिंग के भी बढ़िया दिखते हैं, लेकिन जब फाइनल पासिंग की बात आती है ना, देखो एक चीज होती है कि फाइनल पास में चूक गए, लेकिन एक चीज होती है कि फाइनल पास में चुद गए, ये चुद जाते हैं, चूक नहीं जाते। असल में यहां पर बर्नली और मैनचेस्टर गेम के कहानी बात करोगे तो बर्नली जीतना बहुत इंस्टेंस पर डिजर्व भी करती है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना
कि एक होता है 19-20 का फर्क और एक होता है 1.9 और 20 का फर्क, तो इनका 1.9 वाला हिसाब था। बट अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, देखो यूनाइटेड का गेम काफी अच्छा आ रहा था, लेकिन एट टाइम्स वही वाली चीज थी कि यूनाइटेड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एरिक टेन हैग अपने पर्सनल को यूज कैसे करता है। भाई जब भी शेफील्ड यूनाइटेड की हम बात करते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि खुश मत होना, शेफील्ड यूनाइटेड का गलीच टीम है, प्रेस भी नहीं आता उनको। बर्नली को प्रेस करना आता है, लेकिन जब प्रेस करना आता है तो आपके पास आंद्रे ओनाना जैसा प्लेयर है भाई, बॉल एट द फीट, ही इज वेरी मास्टर इन दैट, और आप लॉन्ग बॉल खिला रहे हो, क्यों? डेविड दया है नहीं, क्या हो गया भाई? उसके बाद अगर हम बात करें ब्रूनो की, अब आउट ऑफ पोजीशन में एरिक्सन को यहां पर प्रेस करता हुआ देखता हूं, लेकिन इन पोजीशन यहां पे सबसे ज्यादा ब्रूनो आगे रहता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन सबके बीच, गार्नाचो भी बढ़िया खेल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड चांस नहीं बनाती, लेकिन ये पिंग पोंग वाला फुटबॉल ना इनके काम का नहीं है, क्योंकि पिंग पोंग वाला फुटबॉल आपके फेवर में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, और मैनचेस्टर की मेंटालिटी और उनके प्लेयर्स का एटीट्यूड बताता है कि यहां पर वो इसके काबिल है नहीं। हाँ, एंटनी का गेम मैं फिर भी कहूंगा कि काफी अच्छा आ रहा है, इतनी गाली नहीं है, अच्छा आ रहा है, इसमें तो कोई दोराय की बात नहीं है। लेकिन एरिक टेन हैग का ये कहना कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट गुड टीम्स इन द प्रीमियर लीग, उसको सही में सर पे कंडीशनर करने की जरूरत है। खैर बात करते हैं यहाँ पर चेल्सी वर्सेस एस्टन विला की, और एस्टन विला ने गेम काफी बढ़िया स्टार्ट करा था, क्योंकि बराबर था ना। द मोमेंट एस्टन विला ने यहाँ पर गोल की लीड ली, पहले 5 मिनट में एस्टन विला तो बैठ गई भैया पीछे अपनी बस में। चेल्सी ने यहाँ पर गेम उनके पास लेके गए, और मैं कहूंगा कि चेल्सी यार एक ऐसी टीम है जिसको आप कह सकते हो कि बढ़िया खेलती है, बढ़िया खेलती है। अब अच्छा सीक्वेंस है इनका, कुछ लैप्सेस हैं, लेकिन चेल्सी खेलती बढ़िया खेलते हुए कब गेम के पीछे चली जाती है पता ही नहीं चलता। सेकंड हाफ बहुत बढ़िया था, क्योंकि यहां पर चेल्सी ने ना ही सिर्फ एक अच्छा गेम देखने को मिला चेल्सी से, बल्कि यहां पर हमको चेल्सी की तरफ से गोल भी देखने को मिला, चाहे हम कोल पामा के स्टाइलिस्टिकली गेम की बात करें, या फिर हम मादुइकी की बात करें, मुद्रिक की बात करें। लेकिन अगेन इस टीम में पता चलता है कि सेंट्रल प्रोग्रेशन है, इस टीम में वो एक चीज है, वो आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश है। बस फर्क इतना है कि काफी ज्यादा इजीली बीट हो जाते हैं। एस्टन विला के भी यहां पर थोड़ा सा तो करना पड़ेगा बेइज्जती। एस्टन विला ने यहां पर गेम इतना पैसिव ले लिया कि यहां पर उनको पता ही नहीं था कि यहां पर गेम उनके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। और ये गेम एस्टन विला के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉप 4 के लिए फाइट मार रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर अगर हम बुंदेसलीगा से, तो भाई बायर्न में तो अलग ही चीज चली। अब देखो बायर्न में हैरी केन ने यहां पर एक बार फिर से गोल मार के अपने करियर का सबसे मोस्ट यहां पर अचीव कर लिया, 41 गोल। बायर्न बेहतरीन परफॉर्म कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, स्टाइलिस्टिकली बात करें, रियल मैड्रिड से पहले प्रिपेयर होने का बेस्ट तरीका है, लेकिन मोरल वाइज तो इससे ज्यादा चुदाप मैनेजमेंट होगा नहीं। अब यहां पर ओली की अगर हम बात करें, जो कि वन ऑफ द कह सकते हैं ओनर्स हैं, वन ऑफ द हाई लेवल पीपल हैं, उन्होंने यहां पर कहा कि मैं टुकल से एक डेट पे खाने पे बात हुई थी, और टुकल ने ये बताया कि वो डेविस को डेवलप कर नहीं सकता, वो मूसियाला को डेवलप कर नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर मतलब तुम सोच रहे हो, वो अपने मैनेजर के बारे में चैंपियन लीग सेमीफाइनल से पहले वो ये कह रहा है कि उसका मैनेजर ने उसको खुद बताया कि वो डेवलप नहीं कर सकता प्लेयर्स को। इमेजिन कर सकते हो लेपोर्टा किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दे कि जावी ने कहा है कि वो गावी, पेड्री और कुबारसी, लमीन यमाल जैसे प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर सकता, और यहां पर एल क्लासिको से पहले बोल दे। टुकल ने इस पे यहां पर कहा कि ये पहले तो प्रतिक्रिया डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन ये क्योंकि ओनर्स के मुंह से आ रहा है तो बोलना जरूरी है कि फार फ्रॉम रियलिटी है। मतलब कोई अपने मैनेजर को इतना डाउन प्ले करता है क्या यार? करता है? नहीं करता ना। इसी के साथ बात करें यहां पर अगर सीरिया से, तो भाई नेपोली और एंटोनियो कॉन्टे के बीच में 3 साल का एग्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है यहां पर, और एंटोनियो कॉन्टे हमको अगले सीजन नेपोली के मैनेजर बनते हुए दिखेंगे, विच इज बीइंग कंफर्म्ड बाय मल्टीपल रिपोर्ट्स। मजा आने वाला है भाई।